आज मेरे साथ एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर DS चौहान। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं। सर, MBBS करके एक बहुत अच्छे क्रिकेटर होके ये कैसे आपका मन हुआ कि सिविल सर्विसेज एंड स्पेसिफिकली IPS में? कई बार जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो आपको जो आपके डेस्टिनेशन होता है उसकी तरफ खींच कर ले जाती है। सर, यूपी पिछले अगर 30 सालों में देखें तो सिक्योरिटी वाइज बहुत बदल चुका है। कभी गैंगस्टरिज्म की बड़ी खबरें आती थी, अतीक अहमद का नाम आता है, मुख्तार अंसारी का नाम आता है, तो वो एक कैसा दौर था और आप पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ बताना चाहें। IPS ज्वाइन किया था यूपी में, तो जो संगठित अपराध के सरगना थे वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल पॉलिटिशियन के साथ में हाथ मिला के चलते थे। सिक्योरिटी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर को लेके इमोशनली योगी जी क्या सोचते हैं? वो पहले चीफ मिनिस्टर थे मेरे 35 साल के पुलिस कैरियर में, जो वास्तव में रियलिटी में पुलिसिंग को, लॉ एंड ऑर्डर को एक इम्पॉर्टेंट गोल के रूप में अपने सामने रखते थे। आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे कहते हैं, संगठित अपराध, वो यूपी में ख़त्म हो गया है। दैट नैरेटिव इज़ ओवर। आप CRPF में उस वक्त थे जब मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर बने। होम मिनिस्टर साहब का सिक्योरिटी को लेके कैसा अप्रोच था? जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता, ये बहुत इम्प्रेस करती है आपको। गोल्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे और जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना ही करना है। सर, आप जैसा बता रहे हैं कि IG नॉर्दर्न सेक्टर, उसी वक्त पुलवामा अटैक्स भी हुए थे। वो एक कैसा टाइम था? आपके पास जो जिम्मेदारियां थी? उसके पहले ये था कि भारत की ये छवि थी कि भारत बहुत नुकसान सहता है और उसकी सहने की क्षमता बहुत है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद में भारत की जवाब देने की क्षमता वो दिखाई देने लगी। यूपी बॉर्डर जो अपने में ही एक बहुत बड़ा और बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है, बॉर्डर पे आपका क्या एक अंडरस्टैंडिंग रहा है? सर, ISI का आपने नाम लिया। ISI का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि वो पैसा कम लगाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, दे आर ए ब्रोक नेशन। तो जो भी पैसा होता है थोड़ा बहुत अपना लगाते हैं, लेकिन उनके जितने प्रोजेक्ट रहते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट रहते हैं। यूपी बॉर्डर से भी सब जगह से, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है, लैंड, एयर, सी, हर जगह से कोशिश करते हैं। नमस्कार, जन मन गण के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर DS चौहान। मिस्टर DS चौहान एक वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं। उनका लास्ट टेन्योर UP DGP, उत्तर प्रदेश के DG पुलिस के तौर पर, और उसके साथ साथ सर ने DG विजिलेंस और DG इंटेलिजेंस का भी भार संभाला था। मिस्टर DS चौहान सैनिक स्कूल सतारा से इनकी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद चौहान सर ने MBBS किया, बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेला और CRPF में बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे। आज जानते हैं सर की जर्नी के बारे में और बहुत ऐसे क्रिटिकल केसेस, बहुत क्रूशल केसेस जिसमें सर का भी रोल रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ। आपने उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से देखा है, आप उसके DGP भी रहे। मैं पहले आपके IPS की जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं। सर, MBBS करके एक बहुत अच्छे क्रिकेटर होके ये कैसे आपका मन हुआ कि सिविल सर्विसेज एंड स्पेसिफिकली IPS में आपकी रुचि आई? आप प्लीज़ इस पे अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो आपको जो आपके डेस्टिनेशन होता है उसकी तरफ खींच कर ले जाती है। मेरा जो जर्नी था, मैं डॉक्टर बन रहा था। मैं VM मेडिकल कॉलेज शोलापुर में, वहाँ से मैंने MBBS किया, फिर मैं MD कर रहा था, 1 साल कर लिया था। तो मेरे बड़े भाई हैं अजय पाल सिंह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप UPSC की परीक्षा दीजिए सिविल सर्विस की। तो मैंने परीक्षा दी, तो मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो मैं IPS में आ गया। इस तरह से मेरी IPS में एंट्री हुई। सर, यूपी पिछले अगर 30 सालों में देखें तो सिक्योरिटी वाइज बहुत बदल चुका है। कभी गैंगस्टरिज्म की बड़ी खबरें आती थी, आज एक सिक्योरिटी
को कैसे रिडिफाइन करा जा रहा है वो हम देख रहे हैं। आपके कुछ रिफ्लेक्शंस, कुछ आपको याद आता हो 90s का, वो 2000 का दौर जिसमें अतीक अहमद का नाम आता है, मुख्तार अंसारी का नाम आता है, तो वो एक कैसा दौर था? और आप पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ बताना चाहें, हाउ हैज़ इट चेंज? जब हम लोग यूपी कैडर ज्वाइन किए, हमारे बैच में हम लोग 7 लोग थे, और उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की सरकार थी। तो एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, लेकिन इसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन था, बहुत हाई था जो है। और उस समय मुझे याद है आज भी, एक अपहरण फिरौती के लिए बहुत होता था, और इसमें बड़े बड़े गैंगस्टर्स इसमें काम करते थे। फिर शूटआउट्स थे, मर्डर्स थे पैसे के लिए। फिर डकैत गैंग्स भी काम कर रहे थे यूपी के रवाइंस में जो है। तो इस तरह का सिनेरियो था, और यूपी एक ऐसे मुहाने पर था जहाँ पर यूपी को एक चॉइस करना था कि या तो उनको आगे बढ़ना है या इसी दलदल में फंसे रहना है। तो ये जर्नी हमने एक्सपीरियंस की, ये जर्नी हमने जी, और इस जर्नी में बहुत सारे आयाम आए, बहुत सारे गोल पोस्ट आते चले गए, जिसको हम लोग अचीव करते चले गए। कुछ हमारे फेलियर्स भी हुए, कुछ सक्सेस भी हुए, बट ऑन द होल इट हैज़ बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी एज अ पुलिस ऑफिसर। ओके, थैंक यू सर। और अगर हम आगे की ओर बढ़ें, सीआरपीएफ में आप बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे, और आप सीआरपीएफ में उस वक्त थे जब मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर बने। तो कैसा, अगर आपसे हम पूछें कि होम मिनिस्टर साहब का सिक्योरिटी को लेके कैसा अप्रोच था, एंड आपने जैसा बताया कि वॉज वेरी सेंसिटिव अबाउट सीआरपीएफ को, काफ़ी उन्होंने बारीकी से समझा, तो कुछ ऐसे आपके रिकलेक्शंस? मैंने जब सीआरपीएफ ज्वाइन किया तब माननीय राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, और मैं आईजी सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ था। राइट। एंटी नक्सल ऑपरेशंस हमारा ये जो टारगेट था, उसमें हम छत्तीसगढ़ पुलिस को असिस्ट कर रहे थे। और उसके बाद में फिर जब मैं आईजी सीआरपीएफ नॉर्दर्न सेक्टर दिल्ली हो गया, तो माननीय अमित शाह जी जो है वो गृह मंत्री बने थे, और उनके साथ में करीब करीब 1 साल भर काम करने का मौका मिला। तो उनके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता, ये बहुत इम्प्रेस करती है आपको, और उनकी डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, लेकिन सभी चीज़ों को कंसिडर करने के साथ होती है। ऐसा नहीं होता है कि ऑन द कफ वो डिसाइड करते हों। सारी चीज़ें को वो समझते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्प्रेस करती थी। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ कि अनलाइक व्हाट इज़ देयर इन द सोसाइटी, ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, और वो जवानों को हमेशा उनकी वेलबींग के बारे में पूछते थे जी। मैं आईजी नॉर्दर्न सेक्टर था, तो पहला उनके यहाँ जो झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त का, वो मैंने ही कराया था। तो हर एक जवान से हालचाल पूछना, उनके रहने की व्यवस्थाओं के बारे में पूछना। और उस समय मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि उनकी धर्मपत्नी जो है वो महाराष्ट्र में कोल्हापुर सांगली को बिलोंग करती है, और वहाँ से माइग्रेट करके बम्बई आए थे। तो ये चीज़ उनकी बहुत इम्प्रेसिव थी, जो वो पर्सनल टच एक पुलिसिंग में देते थे। तो वो एक काइंड, उनका हार्ट जो है वो नज़र आता था जो है। लेकिन साथ साथ गोल्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, और जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना ही करना है, उसके लिए वो अनस्पेयरिंग रहते थे। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस वर्किंग अंडर हिम। उसके बाद तो फिर मैं 1 साल बाद मुझे यूपी वापस बुला लिया गया था, तो मैं यूपी आ गया था। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम। सर, आप जैसा बता रहे हैं कि आईजी नॉर्दर्न सेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी वक्त पुलवामा अटैक्स भी हुए थे, 2019 का वो दौर था। काफ़ी चीज़ें आपके अंडर से, काफ़ी डिसीजंस, काफ़ी चीज़ें आपने अपने डायरेक्टली आपने उसको अनुभव करा। वो एक कैसा टाइम था
आपके पास जो जिम्मेदारियां थी, हाउ दैट टुक प्लेस, और क्योंकि उस वक्त जो पीएम साहब का भी जो एक विज़िट था उस वक्त कश्मीर में, आप उसमें भी यू वर पार्ट ऑफ दैट, तो थोड़ा अगर वो बताएं कि कैसा वो एक माहौल था एंड हाउ डिड यू मैनेज, क्योंकि एक पैरामिलिट्रीज पे ही हमारे अटैक था एंड मोरल एज अ बोथ मोरल पे कैसा उसका इफ़ेक्ट पड़ा और आपकी क्या डिसीजन मेकिंग उसमें थी? आईजी सीआरपीएफ जो नॉर्दर्न सेक्टर होता है वो एक्चुअली पिवट होता है डीजी सीआरपीएफ के लिए। ओके। और ये उनकी जो फील्ड पोस्ट है, ऑपरेशनल फील्ड पोस्ट है आईजी सीआरपीएफ नॉर्दर्न सेक्टर की, जो डीजी सीआरपीएफ को असिस्ट करती है डायरेक्टली। उस समय आरआर भटनागर साहब हमारे डीजी थे, वो भी यूपी कैडर से थे, बहुत उम्दा डीजी थे, थिंकिंग डीजी थे। तो जब ये घटना हुई थी तो हम लोग वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट, वी बोर द ब्रंट। हमारे बहुत जवानों ने शहादत दी उस समय और माहौल बहुत टफ था। राजनाथ जी उस समय गृह मंत्री थे, तो उस समय मुझे याद है कि हमारे डीजी प्रयागराज गए हुए थे, वहाँ से वो लौट के आ रहे थे, तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट उनको रिसीव किया था। वहाँ से फिर वो सीधे गृह मंत्री से मिलने चले गए थे, तो मैं साथ ही गया था। तो हम सब लोग के लिए एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशनल सेटबैक था और एक इमोशनल सेटबैक था। कोई भी फोर्स कमांडर जो होता है वो अपने जवानों को खोना नहीं चाहता, बिकॉज फोर्स की जो ताकत होती है वो जवान ही होते हैं, और एक भी जवान अगर आपका जाता है तो आपको बहुत कष्ट होता है। और उस समय 41 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद डीजी होम मिनिस्टर साहब और गृह सचिव थे, राजीव गौबा साहब उस समय गृह सचिव थे, सब लोग रश करके श्रीनगर गए थे। फिर वहाँ से हमारे जवानों का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली लाया गया था, और एयरफोर्स स्टेशन जो दिल्ली है, दिल्ली एयरपोर्ट से लगा हुआ, वहाँ पर उनको लास्ट रिस्पेक्ट देने का कार्यक्रम आयोजित किया था। तो आईजी नॉर्दर्न सेक्टर उसका नोडल ऑफिसर कहलाते हैं, वो थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, बाकी तमाम और अन्य नेता मिनिस्टर्स आए थे, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स थे, वो सब लोग आए थे अपने जवानों को प्रणाम करने के लिए। तो वहाँ एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये था कि नॉर्मल एक सेट ड्रिल होती है होमेज पे करने की, लास्ट राइट्स की जो हम प्रेजेंटेशन ऑफ आर्म्स करते हैं, शौक शस्त्र बोलते हैं उसको, वो करने के बाद में मुझे आज भी एकदम मेरे मानस पटल पे वो एक छपा हुआ है कि अचानक प्रधानमंत्री जी ने सभी 41 कफन्स की जो है वो परिक्रमा की, और वो जो भारतीय परंपरा है उसके अनुरूप सभी को परिक्रमा करके उन्होंने प्रणाम किया दिवंगत आत्माओं को। तो वो चीज़ जो है वो बहुत इम्प्रेसिव थी, और वो जो संकल्प था पूरे देश का उस समय वहाँ दिखाई दिया कि ये चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और फिर पूरे देश ने देखा कि उसका जवाब दिया गया, और वहाँ से देश की एक अलग छवि बनना शुरू हुई। इसके पहले ये था कि भारत की ये छवि थी कि भारत बहुत नुकसान सहता है और उसकी सहने की क्षमता बहुत है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद में भारत की जवाब देने की क्षमता वो दिखाई देने लगी। तो वो एक जो ट्रांजिशन था आपने डायरेक्टली उसको अनुभव करा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप में एक जो एक चेंज आया कि पुलवामा एक आप कहेंगे कि इट वाज अ रेड लाइन विच वाज क्रॉस्ड, एंड उसके बाद द लीडरशिप डिसाइडेड कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा एंड उतना ही जवाब दिया जाएगा। अगर आप इफ़ आई रीफ्रेज यू सो फिर इसके बाद हम सर छत्तीसगढ़ आपने मेंशन करा, हम बहुत न्यूज़ देखते रहते हैं वेयर ऐसी खबरें आती हैं कि नक्सल लीडरशिप इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, काफ़ी सरेंडर्स की भी, फिर हमें पैरामिलिट्रीज पे भी अटैक की खबरें आती हैं। तो पर जो आपका जो टाइम था छत्तीसगढ़ में, कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस जो आप छत्तीसगढ़ को जो यूनिक बनाता है एज अ थिएटर, जिसमें एंटी नक्सल एक
आप लोगों का जो एक अप्रोच रहता है, हाउ इज़ छत्तीसगढ़ डिफरेंट और व्हाट मेक्स छत्तीसगढ़ अ कॉम्प्लेक्स केस, और आपने कैसे उसको डील करा, दैट वी वुड लव टू नो सर। देखिए, सीपीआई माओइस्ट का जो कोर एरिया जो था जी वो छत्तीसगढ़ था। कुछ उनका पोर्शन एक्सटेंड करता था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड में, लेकिन उनकी जो कोर यूनिट्स थे वो वहाँ पर थे। सभी को जानकारी है कि वो सीपीआई माओइस्ट जो है माओवादी विचारधारा को वो फॉलो करते हैं और हिंसा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी विचारधारा को कायम कर सकें, और उस विचारधारा से लड़ना और इस तरीके से लड़ना कि आम जनता को कोई कठिनाई ना हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ पर। और सीआरपीएफ उस समय डोमिनेंट पार्टनर थी, आज भी सीआरपीएफ वहाँ डोमिनेंट पार्टनर है। लेकिन जब मैं ड्यूटी कर रहा था और तब मैं आज एक अंतर ज़रूर देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक्सपीरियंस के साथ में अपने आप को इस लायक बना लिया है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ सके। आज भी सीआरपीएफ वहाँ ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहती है। कोबरा जो सीआरपीएफ की एक स्पेशलाइज यूनिट है वो इन्वॉल्व रहती है, लेकिन उनकी डीआरजी, उनकी एसटीएफ, वो काफ़ी अपने आप को काबिल बनाया है और लड़ रहे हैं। और वहाँ के ऑफिसर्स ने अपने आप को बहुत चेंज किया है इसको डील करने के लिए, ताकि जनता उनके साथ रहे और माओवादियों के ऊपर प्रहार हो सके। मुझे सुंदर राजन का नाम याद आता है, जो अभी आईजी है वहाँ पर। विवेकानंद हैं जो एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं। एसपीज में किरण चौहान बहुत अच्छा कर रहा है। उस समय एलएसएला होता था हमारे समय पे वहाँ पर, जो एसपी सुकमा थे। ऐसे वहाँ बहुत अच्छी टीम थी और बहुत अच्छे यंग ऑफिसर्स थे जो उस पर काम कर रहे थे। और हम लोगों ने एक टीम बनाकर कदम से कदम ताल करके, दुर्गेश माधव अवस्थी मेरे समय पे एडीजी नक्सल ऑपरेशंस थे, तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने बहुत अच्छी ट्यूनिंग की थी और जॉइंट ऑपरेशंस बहुत किए थे। ऑपरेशन प्रहार बहुत किया था, जिसमें फर्स्ट टाइम अंदर घुस के हम लोगों ने माओवादियों पे हमला किया था और उनके काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुए थे। उस समय हमने भी कैजुअल्टीज़ उठाए थे। हमारे भी बुरकापाल का एम्बुश हुआ था, उसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे। और भेजी पे पहला एक और एम्बुश हुआ था, वहाँ भी हमारे जवान शहीद हुए थे। लेकिन हम लोगों ने जो फाइट दिखाया वो ये था कि चोट लगने के बाद में कैसे अपने पैरों पे खड़े होना है, फिर अपने आप को लड़ने के लिए काबिल बनाना है, मानसिक रूप से मजबूत होना है और फिर दुश्मन पर प्रहार करना है। माओवाद को मैं भारत का उस समय नंबर 1 सिक्योरिटी चैलेंज था। वो टेररिज्म से भी आगे बड़ा चैलेंज था। और जिस तरह से भारत के पुलिसकर्मियों ने, पुलिस फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उससे लड़ा है, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय योगदान है। और मुझे लगता है कि देश की जनता आने वाले सैकड़ों सालों तक इसको याद रखेगी। सर, अब कुछ एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे चर्चा करते हैं। पीएफआई पर 2022 में बैन हुआ और हम सब पढ़ते आए हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काफ़ी एक इनरोड्स जो उसने बना लिए थे और कैसे वो एक सोसाइटी को भी थ्रेटन कर रहे थे। तो कुछ आप अगर पीएफआई के बारे में आप बताएं और कैसे वो इतना जाल बिछा पाए और गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे टू व्हाट एक्सटेंट ये सफल रहे हैं। और एक अगर आप एक ब्रॉडर एक आइडिया दें फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो पहले तो वो एक ओवर्ट ऑर्गेनाइजेशन था और वो ऑपरेट कर रहा था। इसके जो फाउंडर्स थे वो सिमी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन पर पहले समय से इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, काम करने के लिए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने बहुत अच्छा इस पर काम किया, वो थे इसमें हमारी जो सेंट्रल एजेंसी है आईबी, और यूपी में जो काम किया था वो यूपी एटीएस ने इस पर बहुत काम किया था। उस समय यूपी एटीएस के चीफ राजीव सरवाल होते थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आईपीएस अफसर थे, अभी भी सर्विस में हैं वो। तो सबसे पहले होमवर्क उन्होंने किया था और उस समय मैं आईजी
एसएसबी पटना फ्रंटियर था, तो वो सीमांचल का पूरा इलाका था जहाँ पर इनके ऑपरेटिव्स छुप छुप कर काम करते थे। तो काफ़ी राजीव से मैं हेल्प लेकर जो है उस पर हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया। उस समय गृह मंत्री अन्य चिदम्बरम जी थे, तो उस पर काफ़ी वर्क करके हमने भारत सरकार को उनकी गतिविधियों के बारे में समय समय पर अवगत कराया। लेकिन पीएफआई धीरे धीरे वो उनकी गतिविधियां जो है वो देश विरोधी होती चली गई। और एक समय आया जब भारत सरकार में आप एक चीज़ आप अप्रिशिएट करेंगे भारत सरकार की कि दे आर वेरी डिसिसिव बाय नेचर, निर्णय तत्काल लेते हैं। जब पीएफआई का काफ़ी एविडेंस इकट्ठा हो गया कि इनकी गतिविधियां अनलॉफुल हैं, देश हित में नहीं हैं, तो उसको फिर बैन किया गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग राज्यों की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने इस पे बहुत काम किया और पीएफआई के काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेंबर्स को हमने टेक आउट किया, इसमें सिस्टम से अरेस्ट किया, अंदर डाला, कार्रवाई हुई। और आज उसका परिणाम है कि पीएफआई की कमर जो है वो करीब करीब टूट गई है और उनके काफ़ी कार्डर्स को सज़ा भी हुई है, क्योंकि ये भी काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज़ करने लगे थे। इनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे, केरला में थे, कर्नाटक में थे, यूपी में कई जगह साइलेंटली अपना काम करते थे। तो वो सब हम लोगों ने इनको डिसमेंटल किया और इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ की। और एक समाज सेवा का एक चोला भी ओढ़ते थे ये, जैसे गरीब जो मुस्लिम वर्ग हैं उसमें ईद के समय पर एक पूरा किट डिस्ट्रीब्यूट करना और उनके परिवारों को सपोर्ट करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए सपोर्ट करना। इस तरह से वो धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे थे, अपना संगठन खड़ा कर रहे थे। तो उसको पूरा निस्त नाबूद किया गया जो है। तो सर क्या इसमें फॉरेन फंडिंग का भी रोल था? क्या ये लोकली फंडेड था? इस पे अगर आप इसके फंडिंग चैनल्स पे अगर आप कुछ बताना चाहें। नहीं, निश्चित रूप से फंडिंग तो बाहर से होती थी जो है, और काफ़ी ये फंडिंग चैनल्स पे सेंट्रल एजेंसीज़ ने बहुत अच्छा काम किया, आउटस्टैंडिंग वर्क किया। सारी वो चैनल्स बंद किए गए। फिर इनका एक नेटवर्क, डेडिकेटेड नेटवर्क तो रहता है, वो जो फंड्स आते हैं उनको कैसे परकुलेट कराया जाए। तो उसमें स्टेट पुलिस ने बहुत काम किया, यूपी पुलिस ने काम किया, कर्नाटक पुलिस ने किया, केरला पुलिस ने किया, तमिलनाडु पुलिस ने किया, आंध्रा पुलिस ने किया, तेलंगाना एसआईबी ने बहुत काम किया इस पे। और इस तरह से धीरे धीरे सब एकजुट होकर एक टीम बनाकर आईबी के साथ में, यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ में, और इस पर काफ़ी मजबूत प्रहार किया गया, जिसकी वजह से इनके काडर, इम्पोर्टेंट काडर सब अब जेल में हैं, कईयों को सज़ा हो चुकी है। और अब मैं ये मानता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब मृत प्राय है और इसको अब खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। सर अब आते हैं यूपी पर, जहाँ पे आपके लास्ट जो आपके क्रूशियल आपके जो ईयर्स थे, तो एक तो सर हम जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी को लेके जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनका, क्योंकि आप प्रिवी रहे हैं उन कॉन्वर्सेशंस के, सो विदाउट गोइंग इनटू ऑपरेशनल डिटेल्स, सिक्योरिटी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर को लेके इमोशनली योगी जी क्या सोचते हैं? देखिए, योगी जी के साथ में मुझे करीब 3.5 साल नज़दीकी से काम करने का अवसर मिला जी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये अवसर मिला। वो पहले चीफ मिनिस्टर थे मेरे 35 साल के पुलिस कैरियर में, जो वास्तव में रियलिटी में पुलिसिंग को, लॉ एंड ऑर्डर को एक इम्पॉर्टेंट गोल के रूप में अपने सामने रखते थे। ऐसा कोई आपको चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा जो ये नहीं कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल ये उसकी प्राथमिकता में नहीं है। लेकिन उस पर काम करना ये दो चीज़ अलग है, और उस पर वो काम करके उन्होंने दिखाया। और उनके बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स थे। नंबर 1, ही इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स क्राइम अगेंस्ट विमेन। Number 2 is very sensitive to crime against elderly people. Number 3 is very sensitive to crime against children. और इसमें अगर बच्ची है, वो बच्चा तो और सेंसिटिव हो जाता है। फिर उनकी प्रायोरिटी में आता था हीनियस क्राइम्स, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, डकैती हो, बड़ी लूट्स हो, और उसकी वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। जो उनका स्टाइल है, उनका तरीका है
तो शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब वो उस पर रिव्यू ना करते हो। एवरी डे ही रिव्यूज़ वेदर ही इज़ देयर इन लखनऊ और नॉट, और वो प्रोग्रेस लेते हैं। और पुलिस ऑफिसर्स की हिंदी में, सिंपल हिंदी में कहूँ, वो जान खा जाते हैं अगर आप कहीं भी शॉर्टफॉल है आपका। तो अगर हम हायरार्की में देखें तो यूजुअली अगर हम एक कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग में समझना चाहें तो यूजुअली एक चीफ मिनिस्टर होगा, वो डीजीपी से पूछ लेता होगा या फिर एडीजी से पूछ लेते होंगे कि क्या अपडेट है। बट आपके एक्सपीरियंस में वो कितना नीचे तक वो जाते हैं टू अंडरस्टैंड, टू ग्रास्प द सिचुएशन? नहीं, वो देखिए, जो एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है उसको बाईपास नहीं करते, वायलेट नहीं करते। वो रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं डीजीपी को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, राइट, डीजी इंटेलिजेंस को, राइट, और उनके जो होम सेक्रेटरी होते हैं, जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा जाता है या एसीएस होम कहा जाता है, जी जी, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी ऑफ दैट ऑफिसर, तो उनको होल्ड करते हैं। ये कोर ग्रुप होता है। और कभी कभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, जिसके थ्रू वो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, और उनके इस फोकस का ये जो आउटफॉल था वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब वो 22 के चुनाव में गए तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू जनता के सामने रखा था, जिस जो काम उन्होंने किया, और जनता ने उनको इसके लिए दोबारा चुना भी, ये मैंने देखा। और ख़ास करके जो फीमेल वोटर्स थी, चूँकि मैं डीजी इंटेलिजेंस भी था, फीमेल वोटर्स का झुकाव उनकी तरफ था। जो फीमेल्स हैं, चाहे इंडिया की हो, बाहर की हो, कहीं की हो, उनके अंदर एक इन्नेट एक कैपेसिटी होती है, वो पहचान लेती है इंसान, आदमी को, कि ये आदमी अच्छा है, बुरा है, हमारे माफिक है, नहीं है। तो जो यूपी की फीमेल वोटर्स थी, उन्होंने उनको पहचाना कि ये हमारे लिए वास्तव में काम करते हैं, और इसलिए उनको वोट दिया। और उसके लिए मैं यूपी पुलिस के हर जवान का, हर दीवान का, सब इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर का, डिप्टी एसपी का, आईपीएस ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन याद करूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसे कहते हैं, संगठित अपराध, वो यूपी में ख़त्म हो गया है। दैट नैरेटिव इज़ ओवर। नहीं तो एक ज़माने में हमने जब आईपीएस ज्वाइन किया था यूपी में, तो जो संगठित अपराध के सरगना थे वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल पॉलिटिशियन के साथ में हाथ मिला के चलते थे। वी वुड सी देम, वो सचिवालय में बैठे हैं, वी वुड सी देम मिनिस्टर के यहाँ बैठे हैं, वी वुड सी देम वो ऑफिस में चले आते हैं लड़खड़ाते हुए। तो वो सब उन्होंने ख़त्म किया एक सिंगल माइंडेड डिवोशन से, और यूपी पुलिस ने उस पर बहुत काम किया और आज भी लगातार काम कर रही है। और इसमें यूपी एसटीएफ का, यूपी एटीएस का बहुत बड़ा रोल रहा है संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए। और मैं राजनीति तो मैं नहीं जानता, मेरे को ना मुझे आती है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जनता समझती है, वो देखती है और समझ जाती है। इसके लिए जनता को बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके इंटेंशंस को वो पढ़ती है, और वो इंटेंशंस को पढ़ के वो जनता आपको या तो थम्स अप देगी या थम्स डाउन देगी। तो वो जनता उनके पीछे खड़ी थी, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया, यूपी पुलिस के एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया, और वो काम लगातार अनवरत चल रहा है। कहीं कभी कोई गैप आता है तो वो गैप तुरंत दुरुस्त किया जाता है। तो इसलिए देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट राइट, इन द यूपी सोसाइटी। और जब ये शिफ्ट होता है तो क्या होता है कि फिर इंडस्ट्री आती है, डेवलपमेंट आता है एज एजेंडा, रोड बिल्डिंग होती है, समाज में बाकी जो गतिविधियां होती हैं वो टेक ऑफ कर जाती हैं, स्पोर्ट्स इकोनॉमी डेवलप करती है। तो वो यूपी का एक चेंज जो कैरेक्टर हो रहा है, वो मैं चेंजिंग कैरेक्टर में देख रहा हूँ। सर, लॉ एंड ऑर्डर पे अगर हम एक नई अप्रोच में आए, जो एक इनकाउंटर्स का आपका एक जो पॉलिसी अपनाई गई है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या उससे विजिबली अपराध कम हुआ है? उससे क्या अपराधियों के मन में एक डर आया है? आपने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस में आप इस अप्रोच को, आपका जो इवैल्यूएशन है उस पर आप क्या आपका जो विचार है? देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और पर्सनल अप्रोच रही है, जैसे आपने कहा, मेरा एक पर्सनल बिलीफ रहा है कि पुलिस अफसर अगर बहादुर है जी,
और अपराधियों का आमने सामने बहादुरी से मुकाबला करता है, तो अपराधी पुलिस को वास्तव में रिस्पेक्ट करते हैं और तब आपके एनकाउंटर्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं और अपराधी भी इस बात को मानते हैं। पुलिस अगर पकड़ के किसी को मारे तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है और इस पॉलिसी पे हमने कभी काम नहीं किया और जब तक मैं रहा, मेरा हर एक का टेन्योर होता है, तो मेरा टेन्योर था तो मैंने अपने ऑफिसर्स को यही मोटिवेट किया कि आमने सामने बहादुरी से मुकाबला करेंगे, पीठ पीछे छुप के वार नहीं करेंगे जी। तो उसका काफ़ी सक्सेस हमें मिला और वही हमने किया। एक सर मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें एक जो मुख्तार अंसारी का जो केस आया, तो किसी ने कहा कि उनकी जो डेथ हुई है क्योंकि उनकी बॉडी को इमाम करके रख दिया गया है, जब सिचुएशन कुछ और होगी तो बॉडी को दोबारा निकाल के फिर से एग्जामिन करा जाएगा डेथ का क्या केस था। अगर मैं लीगली समझना चाहूँ सो इज़ दैट पॉसिबल, और अगर ये पॉसिबल है तो ये तो एक ट्रेंड बन सकता है। तो ये जो वाक़यात हुआ जिसमें मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई जी। तो आई हैड रिटायर्ड फ्रॉम द पुलिस सर्विस बाय दैट टाइम, तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स मैंने फॉलो की। देखिए आप क्लेम कर सकते हैं जो भी आप क्लेम करना चाहें, उस पर कोई पाबंदी तो है नहीं, लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर बॉडी की एम्बार्मिंग एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स हुई है ओके या एज़ पर मैजिस्ट्रियल ऑर्डर हुई है और उस बॉडी को पुलिस निगरानी में, मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखा गया है और फिर दफनाया गया है, तब तो आप क्लेम कर सकते हैं कितने साल बाद भी कि सब इसके साथ में कुछ मिसचीफ हुआ है। लेकिन बॉडी आपको हैंड ओवर हो गई, आपने लिया और आपने जाके दफना दिया, तो इस बीच में आपने बॉडी के अंदर क्या प्लेस किया क्या नहीं प्लेस किया, तो ये कानून उसको नहीं मानता जो है। अच्छा, तो दैट कैन ऑलवेज बी इजीली लीगली चैलेंज्ड, अंडरस्टूड। दैट क्लेम कैन बी इजीली चैलेंज्ड। तो पर ऐसा इस केस में हुआ नहीं है, सो देयर विल बी लीगली देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस इफ समबडी सेज लाइक दिस। सर मैं अब आखिरी क्वेश्चन पे आता हूँ। तो हम जब यूपी का बॉर्डर देखते हैं सो शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद नेपाल, और एक वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अलग एक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आप डीजी इंटेलिजेंस रहे, उसी के साथ साथ आप IGSS भी थे, जहाँ पे आप बिहार नेपाल बॉर्डर को भी आपने बहुत नज़दीकी से समझा। तो हम अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें, जैसे हम अगर सपोज़ ISI की बात करते हैं कि हम उसको हमेशा कश्मीर से जोड़ के देखते हैं और कुछ प्रोपोगेंडा के उसमें जोड़ के देखते हैं, बट यूपी बॉर्डर जो अपने में ही एक बहुत बड़ा और बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है, तो आपके कार्यकाल में, आपके टेन्योर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देखी हों, बीट ISI और कोई या फिर एक्सटर्नल एजेंसी हो, कि कितना सेंसिटिव वो एरिया है, उससे क्या क्या थ्रेट इमर्ज करते हैं, और कुछ पर्सनली आपने कुछ लोगों को पकड़ा हो, कुछ आपने कुछ आई डोंट नो ड्रग्स या कुछ जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता हो बॉर्डर से, तो बॉर्डर पे आपका क्या एक अंडरस्टैंडिंग रहा है सर? कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर होता है वो सेंसिटिव बॉर्डर होता है, इवन इफ इट इज़ अ फ्रेंडली कंट्री ऑन द अदर साइड। जैसे नेपाल हमारा मैत्रीपूर्ण देश है, नेपाल से हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं, तो इट्स अ फ्रेंडली कंट्री, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बॉर्डर सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ इंटरनेशनल बॉर्डर। और जो आपके दुश्मन होते हैं, उनकी जो एजेंसियां होती हैं, वो हर बॉर्डर से पेनिट्रेट करने की कोशिश करती हैं और ये कोशिश करती हैं कि आपको वहाँ पर कमज़ोर किया जाए, आपके समाज में ऐसी चीज़ें पुश की जाएं जिससे आपका समाज कमज़ोर हो, फिर देश कमज़ोर हो। तो उस पर आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू 50 किलोमीटर SSB की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट पुलिस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आपका इंटेलिजेंस उस तरफ ऑपरेट करता है, आप लगातार अपने एजेंट्स को रखते हैं, समाज पे कड़ी निगाह रखते हैं, और जो वो कोशिश करते हैं। ISI का आपने नाम लिया, ISI का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि
वो पैसा कम लगाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, दे आर ए ब्रोक नेशन। तो जो भी पैसा होता है थोड़ा बहुत अपना लगाते हैं, लेकिन उनके जितने प्रोजेक्ट रहते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट रहते हैं। तो दैट इज़ हाउ दे पुश ड्रग्स। तो उससे जो मुनाफा आता है उसको फिर आतंकी गतिविधियों के इस्तेमाल करते हैं। फिर दे पुश फेक करेंसी। यूपी बॉर्डर से भी सब जगह से, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है, लैंड एयर सी हर जगह से कोशिश करते हैं। उसी के लिए नोटबंदी की गई थी और उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। और उस समय अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो फेक करेंसी आनी बंद हो गई, फिर ड्रग्स आने बंद हो गए। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, आप एक नया स्टेप लेके आते हैं, उसके आगे फिर वो जाते हैं। तो अगर आप ये कहें कि साहब आपने नोटबंदी किया तो सब बंद क्यों नहीं हो गए, भाई दे आर ऑल्सो गोइंग टू गो अहेड। सो यू टेक वन स्टेप, दे विल ट्राई टू टेक अनदर स्टेप, जिसको आपको न्यूट्रलाइज करना होता है। तो वो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, एसएसबी ने, आईबी ने मिलके बहुत अच्छी तरीके से किया है। और हमारा जो नेपाल बॉर्डर है इस समय काफ़ी सेफ सिक्योर है और समय समय पर ऑपरेशंस चलते रहते हैं। अभी मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देख रहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन फाइंडिंग आउट फॉरेनर्स जो बाहर से आए हुए हैं और वहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, राइट। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स। तो और फिर ये सिक्योरिटी के लिए बाद में चैलेंज भी हो जाते हैं, तो वो उसको हम लोग डील कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं। आपके डिटेल आंसर्स और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमने जाना कि कैसे स्टेट पुलिस, स्पेशली यूपी पुलिस कैसे काम कर रही है, कैसे पैरामिलिट्रीज काम कर रही हैं, और कैसे दोनों सर के एक्सपीरियंस से हमें पता लगा कि नेशनल सिक्योरिटी को आपका पैरामिलिट्रीज और स्टेट पुलिस कैसे उसको इन्फोर्स कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड वी विल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ like and subscribe Jan Mangan. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.